हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं परिणाम पारिस्थितिकी का डे 13 है ये। और इसके अंतर्गत हम लोग जैवमंडल रिजर्व को पढ़ना शुरू करेंगे। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दी गई है। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे PDF दे दूँगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सॉरी, आज जैवमंडल रिजर्व नहीं, ध्वनि प्रदूषण हम लोगों को कवर करना था प्रदूषण में। तो चलिए ठीक है, हम लोग प्रदूषण कवर करते हैं। किसी वस्तु से उत्पन्न समान आवाज़ को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और इसे डेसिबल में नापते हैं, डेसिबल इसकी इकाई है। और इसका नाम जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है, ठीक है, जो डेसिबल। अगर इसमें कुछ अगर ध्वनि स्रोतों और डेसिबल की नापा जाए तो पत्तियों की जो सरसराहट है, पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल है, फुसफुसाहट 30 डेसिबल है, कमरे जो शांत कार्यालय की जो ध्वनि है वो 40 डेसिबल है, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल पे, ट्रक की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल है, जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल है, जेट प्लेन 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। यहाँ तब है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। लगभग 60 डेसिबल से अगर अधिक होता है तो वहाँ पे प्रदूषण माना जाता है, ठीक है। सामान्य ध्वनि 20 से 60 डेसिबल की मध्य होती है। 20 डेसिबल से कम जो है निम्न ध्वनि, जो कानों को नहीं सुनाई देती है। और जो 60 डेसिबल से अधिक कानों को सुनाई देती है, लेकिन वो हार्मफुल होती है, कानों के लिए नुकसानदेह होती है। उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी हो तो उसे मैक 2 कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले जो पौधे होते हैं उनको ग्रीन मफलर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसमें जेट उड़ान जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। किसी वस्तु से तीव्र असामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव के अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। सोनिक बूम, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों में शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वस्तुओं की ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं, उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी होती है तो मैक 2 कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल, ठीक है। ध्वनि के प्रदूषण मापने हेतु निम्नलिखित में किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल। ग्रीन मफलर है तो ये ध्वनि प्रदूषण संबंधित है, ठीक है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशालकाय हरे पौधे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये जो पौधे होते हैं इन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि या शोर के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। फिर मृदा प्रदूषण आता है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखलाओं में पहुंचता है।
आहार श्रृंखलाओं में पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। उर्वरक के अधिक प्रयोग का दुष्प्रभाव को हम इससे समझ सकते हैं कि खाद्य और उर्वरक से समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। शैवाल में तीव्र वृद्धि होती है। दुष्प्रभाव इसका ये होता है कि मछली व समुद्री जीव के लिए विष की तरह कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश को रोकता है। उपयोगी समुद्री घास नष्ट हो जाती है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखते हैं हम उर्वरक, पीड़कनाशक, कीटनाशी, शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। उर्वरक अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जलधारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। कार्बोफ्यूरैन, मोर्टिल, पैराथियन, फोरेट और ट्राइएज़ोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी, कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए गत वर्ष अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इन अनुपम वर्मा जो है समिति ने सिफारिश की थी। इन 18 कीटनाशकों ने क्रमशः 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से तथा 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया है। ये 18 कीटनाशक जो अगर हम देखें नाम इनका तो बेनोमाइल है, कार्बाराइल है, डाइजीनोन है, फेनारिमोल है, फेंथियोन है, लिनोरॉन है, मेथॉक्सीएथिल है, मरकरी क्लोराइड है, सोडियम साइनाइड है, मेथिल पैराथियन है, डिओमेटॉन है, ट्राइडेमार्क है, ट्राइफ्लोरिन है, आलाक्लोर है, डाइक्लोरोवास है, फोरेट है, फास्फामिडॉन है, ट्राइजोफॉस है, ट्राइक्लोरोफॉन है। ठीक है। मृदा प्रदूषण का अगर प्रभाव को देखें तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, खाद्य श्रृंखला प्रभाव पड़ता है, बाढ़, सूखा, मृदा अम्लीकरण, मृदा क्षारीकरण, पादप श्रृंखला पर प्रभाव है ना, लेड एवं आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं। चलिए आजकल हम बिना नशा करने वालों में कैंसर देख रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण मृदा प्रदूषण, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग जो हो रहा है फसलों में, इसके कारण हम लोग आज जो है कैंसर की इस समय बहुत सी बीमारियों को हम लोग देख रहे हैं जो बिना नशा करने वालों में अत्यधिक हो रही हैं। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जो है मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण, तीनों होते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। इसको भारत में कार्बोफ्यूरॉन, मेथिल पैराथियन, फोरेट, ट्राइजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये कृषि में पीड़कनाशी के रूप में, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये अनुपम समिति ने इनको बैन करने के लिए कहा था, जिसमें 12 तत्काल प्रभाव से और 6 अभी ये भी बैन हो चुके हैं इस समय 31 दिसंबर 2020 से। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय ने इसको बैन करने के लिए
कहा था। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, बिल्कुल सही। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अपक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मित करते हैं, बिल्कुल सही। तीनों सही हैं इसके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आप देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़िए अच्छे से। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपयुक्त से भी, तीनों इसका है, बिल्कुल सही। खेती के लिए फसल चक्र के महत्व को हम देखेंगे यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण आर कहा गया। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल सही। दोनों कथनों कारण दोनों एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं। यूपीपीसी 86 2010 में आया था। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक प्रदूषण। पॉलीथीन मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इनका जैविक रूप से अपचय नहीं हो पाता। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। इसकी खोज 1953 में इटली के रस शास्त्र जो थे गैलियो नत्ता कार्ल जिगलर ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एक एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गैलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्लास्टिक के थैले के क्षय होने से अत्यधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला को थर्मोप्लास्टिक जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अच्छाईकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अच्छाईकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते ये या इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण में एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण में निर्मित होने वाले माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधन आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं। ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार परिवर्तन ला रहे हैं। इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इनसे सर्वाधिक खतरा समुद्री पारितंत्र को है। उल्लेखनीय 2018 में से यूके ने माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर रोक लगा दी तथा विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम कोई मतलब नहीं है। इस बार की हम लोग थीम देखेंगे। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती हैं पॉलीमर से। C2H4 के पॉलीमर है, ये एथिलीन का पॉलीमर बहुलक। निम्न में कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो प्लास्टिक जो है जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अच्छाईकारी प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते, इनके विघटन की क्रिया कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण में निर्मित हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीड के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है। पर्यावरण में निर्मित होने वाली माइक्रोबीड प्लास्टिक 5 mm से कम छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधन आदि में मिलाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसके क्षय में सबसे अधिक समय लगता है? तो ये प्लास्टिक का थैला के क्षय में सब यूपीपीसी 2008 में आया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रेडियोधर्मी एवं अन्य गैसीय प्रदूषण की अगर हम बात करें, 26 अप्रैल 1986 को सोवियत रूस में चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र पर नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे जिसके व्यक्ति हताहत हुए थे। दातव्य है कि विघटित हुए रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण रेडियोएक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यही विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति
पहुंचाकर भी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरण के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकते हैं, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है एवं अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। तथापि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। रेडियोएक्टिव प्रदूषण का प्रभाव तो ये कायिक और आनुवंशिक होता है। ऊतकों व अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना, एनीमिया व रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु। आनुवंशिक ड्रोसोफिला पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इससे उत्परिवर्तन दर में वृद्धि होती है। आनुवंशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट का रस, जो एक रंगहीन आसूत प्रेरक ज्वलनशील गैस है। यह बहुत ही विषैली होती है। इस गैस को कार्बोनेट कीटनाशकों उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भोपाल का यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में टैंक में 610 में 1984 रात 10 बजे जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी। जल में रासायनिक क्रिया के बाद टैंक में 200 डिग्री सेंटीग्रेड, टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टावरों को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर सुबह 10 पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैसों के रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए और गैस जनित रोगों से हजारों लोग गंभीर बीमार हुए। जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, मिक का रिसाव इसको बोलते हैं, MIC, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। सी ऑप्शन। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई? तो MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभ की दुर्घटना से। चेरनोबिल कहाँ पे? सोवियत रूस में। यहाँ पे नाभ की दुर्घटना हुई थी, जिससे मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए। ज्ञातव्य है कि विघटित हुए रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण रेडियोएक्टिव प्रदूषण का स्रोत हैं। यही विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुँचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही? यह एक पशु में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिज असंतुलित कर देता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है। तो ये कैंसर नहीं पैदा करता है, लेकिन रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। ठीक है, ये 1, 2, 3 सही है। 1, 2 ये कैंसर पैदा करता है। रक्त संचार में व्यवधान नहीं लाता है। ठीक है, तो कैंसर पैदा करता है। रक्त संचार में व्यवधान नहीं इससे होता है। 1, 2, 3, 1, 3, 4 सॉरी यार, फिर से मिटाते हैं इसको। ये यहाँ पे यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित, ये इससे कोई मतलब नहीं। दो, यह रक्त संचार में व्यवधान करता है, या पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन या कैंसर पैदा करता है। ठीक है, 1, 3, 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नाभ की ऊर्जा का प्रयोग प्रायः, तो उसमें प्रदूषण में नाभ की ऊर्जा का प्रयोग प्रायः उसमें प्रदूषण का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाब के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ एवं पुनः जल स्रोत से गिराया जाता है। इस तरह गर्म जल से जल स्रोत के जल के ताप हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे उसमें प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, उसमें प्रदूषण कहा जाता है।
चलिए फिर हम लोग कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे। और आज जो है हम लोग यहीं पे रुकते हैं। प्रदूषण को एक लेक्चर और लेंगे। और आज हम लोगों ने ये रेडियोधर्मी एवं अन्य गैसीय प्रदूषण तक का कवर कर लिया है। और जैव उपचार को कल कवर करेंगे, और जो भी बाकी बचा है प्रदूषण का हिस्सा वो कल कवर हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो प्रदूषण के बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, सिर्फ जल संरक्षण बचेगा 10-12 पेज, और भी विविध बचेगा 10-15 पेज। तो वो बहुत ही जल्दी कवर, डेट 20 तक कवर कर लेंगे हम लगभग इसको, और आराम से कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए फिर इसको आज ख़त्म करते हैं। इसके PDF टेलीग्राम पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। ठीक है फिर, धन्यवाद।